जिस दिन फाइनल एग्जाम्स खत्म हुए, स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की मुझे पूरी क्लास के सामने घसीटकर जंगल में ले गई और जब मैं बिल्कुल स्टंडन खड़ा था, उसने अचानक मुझे किस कर लिया। एक मीठा सॉफ्ट सा टेस्ट जो सिर्फ एक लड़की का होता है मेरे होठों पर फैल गया। फिर उसने भरी हुई आवाज में कहा, श्या, मैं तुम्हें अपना दिल, अपना फ्यूचर, सब कुछ देने को तैयार हूं। अगर तुम मुझसे एक वादा कर दो तो मेरी जिंदगी तुम्हारी हो जाएगी। मैं ये सुनकर चौंक गया। असल में ये सब इसलिए था क्योंकि उसकी मां बीमार थी और सर्जरी के लिए तुरंत 6 लाख की जरूरत थी। हालांकि 6 लाख मेरे जैसे एक रिच और यूजलेस प्लेबॉय के लिए सिर्फ 15 दिन की पॉकेट मनी से ज्यादा नहीं था। फिर भी मैंने बिना एक पल सोचे उसे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उस आइस क्वीन, स्कूल की टॉपर का दिल इतना कीमती लगता है। दुर्भाग्य से मैं उन लोगों में से हूं जो प्यार पर विश्वास नहीं करते। मेरे पेरेंट्स ने फैमिली इंटरेस्ट के लिए शादी की थी और 20 साल से परफेक्ट कपल का ड्रामा निभा रहे हैं। उनके पास दिल तो है, लेकिन वो किसी और को दे चुके हैं। तो मुझसे दिल की बातें मत करो, मैं इन चीजों पर भरोसा नहीं करता। मैं सीधा हुआ और उसकी तरफ चला। मैं उससे एक सिर लंबा था। मैं उसकी कांपती हुई आईलैशेस और उनमें अटके आंसू साफ देख सकता था। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, उसका शरीर सख्त हो गया। अनजाने में उसने आंखें बंद कर ली। मैंने हल्के से उसकी फॉरहेड पर टैप किया। बिंग बिन वहीं फ्रीज हो गई। उसने आंखें खोली और कंफ्यूज्ड होकर मुझे देखा। मैंने हाथ वापस खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बिंग बिन, डिसाइड करो, तुम चाहती हो कि मैं एक नीच आदमी बनूं जो मौके का फायदा उठाए, या फिर एक अच्छा इंसान जो तुम्हारी चैरिटी में मदद करे। वह पूरी तरह ब्लैंक हो गई। उसका दिमाग क्लियरली हैंग हो चुका था। मैं पेशेंटली उसे देखता रहा। आखिरकार उसने रिएक्ट किया। उसके टेंस शोल्डर्स अचानक ढीले पड़ गए। हल्की उम्मीद के साथ, लगभग फुसफुसाते हुए उसने कहा, प्लीज मेरी मदद करो। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, मैं कोई फिलांथ्रोपिस्ट नहीं हूं। मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मैं उन्हें बेकार में नहीं उड़ाता। 6 लाख से मैं दर्जनों नेपोलियन कैट्स खरीद सकता हूं। उसकी आंखों में उम्मीद तुरंत डिस्पेयर में बदल गई। उसे उस हालत में देखकर जैसे वो टूटने वाली हो, मेरी थोड़ी सी क्रूरता गायब हो गई। मैंने टोन बदला, लेकिन मैं ना विलन बनना चाहता हूं ना हीरो। हम बिजनेस पार्टनर्स बन सकते हैं। तुम्हारे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, तुम फ्यूचर में हाई पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, तो मैं तुम्हें ये पैसे लोन दे सकता हूं, पर्सनल इन्वेस्टमेंट के तौर पर। 6 लाख अभी ट्रांसफर कर सकता हूं। उसकी आंखें डिसबिलीफ से चमक उठी। लेकिन एक कंडीशन है, 10 साल बाद तुम्हें मुझे 1 मिलियन वापस करना होगा। इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है, तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। और 1 महीने बाद फाइनल एग्जाम्स में तुम्हें फर्स्ट आना होगा। ये तुम्हारी कैपेबिलिटी का प्रूफ होगा। और मेरा रिस्क कंट्रोल क्लॉज। उसने इसे ऐसे पकड़ा जैसे डूबता इंसान तिनके को पकड़ता है, डरते हुए कि कहीं मैं अपना फैसला बदल न दूं। मैंने उसे अपना नंबर दिया और बिना उसकी एक्सप्रेशन देखे वहां से चला गया। जंगल से बाहर आया। धूप मेरे शरीर को गर्म कर रही थी। सच कहूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि वो पैसे लौट आएगी या नहीं। 6 लाख मेरे लिए कुछ भी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशंस बस दिखावे के लिए थी, वरना हर कोई मुझसे पैसे मांगने आ जाएगा। 6 लाख खर्च करके आज गुड डीड करने की सेटिस्फैक्शन मिल गई और बोनस में स्कूल की ब्यूटी को मुश्किल में देखने का मौका भी। कोई बड़ा नुकसान नहीं। वकील से बात करने के बाद मैंने टाइम और प्लेस फिक्स किया और कॉन्ट्रैक्ट बिंगिन को भेज दिया। इसके बाद मैं अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन क्लब रूम की तरफ बढ़ा। खिड़की से अंदर देखा। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड लुआन एक सस्पिशियस दिखने वाले लड़के के साथ हंस रही थी। ली फैमिली और हमारी फैमिली पुराने बिजनेस पार्टनर्स हैं, इसीलिए लिल रुयान और मैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। लेकिन असली बात ये नहीं है। उसकी बड़ी बहन लिल क्विंचिलू, वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी वुमन है, खूबसूरत, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, और सबसे खास वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। मेरी मंथली अलाउंस मिलियंस में होती है। मेरे जैसे बेफिक्र प्लेबॉय के लिए वो बेसिकली एक वॉकिंग ATM है। और जल्द ही वो मेरे पॉलिश्ड भाई जीन लिनचुआन से एंगेज्ड होने वाली है, यानी ऑफिशियली मेरी भाभी। इससे मेरी आराम की जिंदगी और सिक्योर हो जाएगी। लेकिन हाल ही में एक लो लाइफ की वजह से लिल रुयान के ग्रेड्स टॉप से गिरकर एवरेज हो गए थे। क्विंचू ने मुझसे पूछा, क्या चल रहा है? तब मुझे पता चला कि मुझे इसे हैंडल करना होगा। आखिर वो मुझे पैसे देती है तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। दरवाजा खोलने से पहले ही एक लड़का भागते हुए बाहर आया। उसकी आंखों में ह्यूमिलिएशन और गुस्सा था। मैंने उसे पहचान लिया। वो वही गरीब स्टूडेंट था जिसकी रुयान फाइनेंशियल हेल्प करती थी। सीन देखकर समझ आ गया, क्लासिक क्लीशे। मैं अपनी बेनिफैक्टर से प्यार कर बैठा और बेनिफैक्टर एक बैड बॉय से प्यार करने लगी। क्या ड्रामा है। मैं हंस पड़ा। ये लड़का बहुत नाइव है। हम जैसे रिच किड्स के लिए पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व करना बस हैबिट है, स्टेटस दिखाने का तरीका। इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे लोग हैं। अगर सच में रिपे करना है तो सक्सेसफुल बनो और हमें फायदा दो। यही दुनिया का रूल है। फीलिंग्स मिक्स करना बराबर खुद को दर्द देना। मैंने उसे इग्नोर किया और दरवाजा खोला। अंदर रुयन और तंगलोंग हंस रहे थे। मुझे देखते ही उसका स्माइल गायब हो गया। जिनशो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी मुझे अलोंग से ब्रेकअप करने के लिए समझाने आए हो? टाइम वेस्ट मत करो। तुम बस एक यूजलेस प्ले बॉय हो, अपनी जिंदगी तक संभाल नहीं सकते। मेरी में दखल देने का हक क्या है तुम्हें? मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि हंसी आई। मैं इंटरफियर नहीं कर रहा, बस क्यूरियस हूं। एक परफेक्ट गर्ल अचानक ऐसे लड़के से कैसे प्यार कर सकती है? वो तिरस्कार से बोली, तुम क्या समझोगे? अलोंग तुम लोगों जैसा फेक रिच नहीं है, वो रियल है, फ्री है। उसने टंगलोंग का हाथ पकड़ा जैसे वो उसे वर्शिप करती हो। यही असली जिंदगी है। तुम लोगों की डिसिप्लिन्ड लाइफ वेस्ट है। फिर मेरी तरफ मुड़ी। खासकर तुम, जान दी, ना पढ़ाई ना फन, जीन फैमिली के अलावा तुम हो ही क्या? कंप्लीट यूजलेस। मैंने सिर हिलाया।
समझ गया, यूथ का रिबेलियन फेस, राइट? वो मुस्कुराई। उसे लगा मैं कन्विंस हो गया। टैंगलोंग भी कॉन्फिडेंट हो गया। अगले ही पल मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अब भी समझ नहीं आई? टैंगलोंग इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गया। वो डर से कांप रहा था। मैं उसके पास गया। तुम्हें रियल पसंद है? फ्रीडम पसंद है? बताओ अभी कैसा लग रहा है? फ्री हो? वो दर्द से कराह रहा था, कुछ बोल नहीं पाया। रुयन मुझे रोकने आई। मैंने सिर्फ एक नजर से उसे पीछे कर दिया। अभी तो बड़ा माचो बन रहा था, अब आवाज क्यों नहीं निकल रही? उसकी हालत देखकर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। इतनी हिम्मत एक रिच गर्ल को इंप्रेस करेगा? मैंने रुयन को पकड़ा और उसे वेस्ट साइड के एक नोटोरियस इलाके में ले गया। उसे गाड़ी से उतारकर एक गंदी गली में दीवार से धक्का दे दिया। सड़ी बदबू, यूराइन की स्मेल, वो तुरंत उल्टी करने लगी। मैंने पंक्स की तरफ इशारा किया। देख रही हो, यही तुम्हारा रियल लाइफ है, यही फ्रीडम है। अगर पसंद है अभी इन्हीं के बीच छोड़ देता हूं। वो डर से पीली पड़ गई, मुझे कसकर पकड़ लिया और रोने लगी। मैं गलत थी, जानजू प्लीज घर चलो। उसी वक्त मेरी नजर एक जानी पहचानी शख्स पर पड़ी। वो टैंग लोंग ही था। वो लंगड़ाते हुए ये मौका देखकर कि मैं ध्यान नहीं दे रहा, गली के दूसरे सिरे से चुपचाप भाग गया। मैंने उसके पीछे जाने की जहमत भी नहीं उठाई। उस जैसे कचरे पर अपना एफर्ट वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था। ल्यूयन ने भी ये सब देखा। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। उसकी आखिरी इल्यूजन भी उसी पल टूट गई। उस टंग लोंग की उस हालत को देखकर जो डर के मारे भाग रहा था, उसकी सारी कल्पनाएं खत्म हो गईं। वो रोना बंद कर दिया, बस वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसकी आत्मा ही निकाल ली गई हो। मैंने उसे वापस कार में धक्का दिया। पूरे रास्ते ली फैमिली के घर तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला। वो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर चला गया, पूरी तरह टूटा हुआ। मैं कार से उतरा भी नहीं, बस ड्राइवर से कहा गाड़ी घुमाओ और घर चलो। उसी रात मेरे फोन पर एक मैसेज आया, ल्यू क्विंचू का था। शायद धन्यवाद। मैंने एक कैजुअल इमोजी भेज दिया और बात वहीं खत्म हो गई। अगले 2 दिन ली फैमिली में सब शांत रहा। कोई भी मुझे परेशान करने नहीं आया। मुझे पता था ये सब मेरी फ्यूचर भाभी ल्यू क्विंचू का काम है। सब सेटल हो गया था। मेरी आराम वाली प्लेबॉय जिंदगी फिर से सेफ लग रही थी। लेकिन अगले ही दिन सब खत्म हो गया। टैंग लोंग मर गया, कार एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल डेथ। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। लगता है मेरी फ्यूचर भाभी मेरी सोच से भी ज्यादा क्रूअल और रल्थलेस है। अचानक मुझे ये पूरा फैमिली थोड़ा डरावना लगने लगा। यहाँ हर कोई एक परफेक्ट मास्क पहनता है और ठंडे दिमाग से हर ऑब्स्टेकल को खत्म कर देता है। मेरा बड़ा भाई जॉन लिंगवान ऐसा ही है। मेरी फ्यूचर भाभी ल्यू क्विंचू, वो भी। सिर्फ मैं ही ब्लैक शीप हूं, एक ऐसा इंसान जो बस आराम से जिंदगी जीना चाहता है बिना कुछ किए। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं तुरंत बिस्तर पर उठकर बैठ गया। मुझे यहां से निकलना होगा अभी। इन खतरनाक लोगों से दूर रहना होगा। मुझे जिंदा रहना है ताकि अपनी आराम की जिंदगी जी सकूं। मैंने किसी को अलविदा नहीं कहा। अगली सुबह मैं अपना पहले से पैक्ड सूटकेस लेकर नीचे आया। मेरी माँ लिविंग रूम में बैठी थी, एलिगेंट तरीके से सुबह की चाय पीते हुए। मुझे देखकर उसने बस हल्का सा नजर उठाई और बोली, कहां जा रहे हो? मैंने जवाब नहीं दिया। उसने भी कुछ और नहीं पूछा, बस अपना फाइनेंशियल मैगजीन उठाकर पढ़ने लगी। मेरे पिता कहां थे किसी को नहीं पता। ये घर कब्र जैसा ठंडा था। मैंने अपना सामान खींचा और उस लग्जरियस मेंशन से बिना पीछे देखे निकल गया। मेरे पास शहर के सेंटर में एक पेंट हाउस था जो मैंने पहले खरीदा था, आज काम आ गया। अपार्टमेंट बहुत बड़ा था और उतना ही खाली भी, फ्रिज तो उससे भी ज्यादा खाली। मैं कार लेकर पास के सबसे बड़े सुपरमार्केट गया। मुझे अपना नया घर खाने पीने की चीजों से भरना था। शॉपिंग कार्ट धकेलते हुए मैं आइल्स में ऐसे घूम रहा था जैसे कोई रोबोट बिना एक्सप्रेशन के सामान डालता जा रहा था। तभी अचानक स्नैक्स सेक्शन के कोने में मैंने एक लड़की को देखा। वो बड़ी ऑकवर्ड तरीके से ब्रेड का पैकेट अपनी स्लीव में छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो मुझसे थोड़ी छोटी थी, हाइट कम, यूनिफॉर्म पुराना और फेडेड, लेकिन चेहरा काफी डेलिकेट था। दुर्भाग्य से हाथ हल्का था। मैं चुपचाप शेल्फ के सहारे खड़ा हो गया और आर्म्स क्रॉस करके उसे देखने लगा। सीन थोड़ा अम्यूजिंग था। उसकी स्लीव छोटी थी और ब्रेड पैकेट बड़ा। वो बार बार कोशिश कर रही थी। नर्वसनेस में उसके माथे पर पसीना आने लगा। फिर अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसका शरीर फ्रीज हो गया। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। हमारी नजरें मिली। मैंने कुछ नहीं कहा। 10 सेकंड बीत गए। उसका चेहरा तेजी से लाल होने लगा। उसकी आंखों में पहले पैनिक, फिर डिस्पेयर और आखिर में इतनी शर्म और ह्यूमिलिएशन थी कि जैसे वो घुट रही हो। उसके हाथ कांपने लगे। ब्रेड नीचे गिर गया, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। वो पूरी तरह झुक गई, जैसे जमीन में गड़ जाना चाहती हो। कितना बोरिंग है। मैं आगे बढ़ा, ब्रेड उठाया और अपने कार्ट में डाल दिया। फिर बिना देखे शेल्फ से ढेर सारे बिस्किट्स और स्नैक्स उठाकर कार्ट में डाल दिए। कुछ ही देर में मेरा कार्ट भर गया। मैं उसके सामने गया। वो अब भी सिर झुकाए खड़ी थी, पूरी तरह टेंस, जैसे किसी सजा का इंतजार कर रही हो। मैंने उसके जूते को हल्के से किक किया और पूछा, खाने के लिए पैसे नहीं है? उसका शरीर कांप गया। उसने हल्का सा सिर हिलाया, हाँ में। फिर तुरंत जोर से ना में हिलाने लगी। मेरा पेशेंस खत्म हो रहा था। ये क्या है, हाँ या ना? मुझसे खेल रही हो? मैंने थोड़ा सख्त टोन में कहा, कुछ बोलोगी? वो डर गई, सिर से पैर तक कांपने लगी। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, आंसुओं से भरी हुई। उसने बोलने की कोशिश की लेकिन आवाज नहीं निकली, बस कुछ टूटी फूटी आवाज है, हाथों से इशारे। मैं रुक गया। एक ख्याल आया, ये बोल नहीं सकती। उसकी हालत देखकर मेरा सारा इरिटेशन गायब हो गया। मुझे पछतावा हुआ। उस पल मैं खुद को एक कंप्लीट जर्क महसूस कर रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा। दूसरा काट लिया और उसे लॉन्ग टर्म फूड से भर दिया।
फिर दोनों कार्ड्स लेकर उसे इशारा किया, फॉलो करो। वो समझ नहीं पाई। मैंने उसका रिस्ट पकड़कर उसे चेकआउट तक ले गया। पेमेंट के बाद मैं बैग्स उठा रहा था, वो चुपचाप मेरे पीछे खड़ी थी, कुछ पैकेट्स पकड़े हुए। अब मैंने सब सामान अपनी स्पोर्ट्स कार में रखा और उसे अंदर बैठने का इशारा किया। वो हिचकिचाई लेकिन फिर बैठ गई। मैंने पूछा, कहाँ रहती हो? उसने फोन निकाला, काफी देर बाद लोकेशन दिखाया, एक पुराना इलाका, टूटा फूटा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी चला दी। रास्ते में साइलेंस भारी था। वो सिर झुकाए बैठी रही। आखिरकार हम एक जर्जर बिल्डिंग के सामने रुके। हमने सामान उठाया। अंदर का कॉरिडोर अंधेरा, गीला और अजीब बदबू। तीसरी मंजिल पर उसने एक टूटा हुआ दरवाजा खोला। अंदर चीनी दवाइयों की तेज गंध। कमरा छोटा था, सब कुछ एक नजर में दिख जाता था। एक पुरानी लकड़ी की खाट पर एक बूढ़ी बहुत कमजोर औरत लेटी थी, सांस धीमी, आंखें बंद। लड़की तुरंत उसके पास भागी, उसका कंबल ठीक किया। उसकी आंखों में चिंता साफ थी। तभी मुझे समझ आया, वो भूखी नहीं थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वो इसलिए भूखी थी क्योंकि वो पैसे अपनी दादी के इलाज के लिए बचा रही थी। फिर से वही इमोशनल ड्रामा। मैं अंदर ही अंदर बुदबुदाया। वो मेरे पास आई, झुककर धन्यवाद किया। फिर एक पुरानी नोटबुक में जल्दी जल्दी लिखा, धन्यवाद, ये सब कितना हुआ? मैं फ्यूचर में लौटा दूंगी। मैंने पढ़ा और हल्का सांस पड़ा। वापस कैसे? फिर से चोरी करके? मैंने कुछ नहीं कहा, बस फोन निकाला और अपने असिस्टेंट को कॉल किया। लावंग सिटी हॉस्पिटल के स्पेशल केयर यूनिट से कांटेक्ट करो। 15 मिनट में एम्बुलेंस यहां भेजो। एड्रेस मैं भेज रहा हूं, कॉस्ट सीधे मेरे अकाउंट से काट लेना। पूरा काम 1 मिनट में हो गया। लड़की शॉक में थी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे यकीन ही नहीं हो रहा। उसके लिए ये एक लाइफ टाइम का सपना था, मेरे लिए बस एक फोन कॉल। मैंने हल्के से उसके बैग को ठोकर मारी। वहीं खड़ी क्या कर रही हो? अपना सामान समेटो, हॉस्पिटल चलते हैं। जैसे वो किसी सपने से जागी हो, वो घबराई हुई जल्दी जल्दी चीजें समेटने लगी। असल में समेटने लायक था ही क्या, कुछ पुराने बार बार धुले हुए फीके कपड़े, एक टूटा हुआ एनिमल का कप। एम्बुलेंस जल्दी आ गई। पैरामेडिक्स ने पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ बूढ़ी औरत को सावधानी से स्ट्रेचर पर रखा। पूरा समय वो लड़की मेरी शर्ट का किनारा कसकर पकड़े रही, जैसे उसे डर हो कि मैं अचानक गायब हो जाऊंगा। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा, लेकिन मैंने उसे हटाया नहीं। हम हॉस्पिटल पहुंचे। सब कुछ परफेक्टली अरेंज था। स्पेशल केयर वार्ड में प्राइवेट रूम, 24 घंटे का केयर गिवर, बेस्ट स्पेशलिस्ट्स की टीम तुरंत चेकअप में लग गई। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था। कमरा साफ, उजला। अंदर डॉक्टर्स और नर्सें व्यस्त थे और वो लड़की बिस्तर के पास खड़ी, डर और ग्रेटिट्यूड के बीच झूलती हुई। टैंग लॉन्ग की मौत से जो भारीपन मेरे दिल में था, वो थोड़ा हल्का हो गया। लगता है पैसे सच में खुशी खरीद सकते हैं। तभी मेरी स्लीव फिर हल्के से खींची गई। उसने वही पुरानी नोटबुक मेरे सामने उठाई। उसमें लिखा था, मैं आपकी काइंडनेस का बदला कैसे चुका सकती हूँ। मैं दरवाजे से टिक कर उसे देखता रहा। मैंने कब कहा कि मुझे बदला चाहिए? वो घबरा गई, जल्दी जल्दी लिखने लगी। लिखावट भी बिगड़ गई। नहीं, मैं आपका पैसा फ्री में नहीं ले सकती। आप एक अच्छे इंसान हैं। अच्छा इंसान? मैं हंस पड़ा। आजकल मेरे जैसा आदमी भी अच्छा कहलाने लगा है। सच में पैसा होना कितना अच्छा होता है। मैंने उसका लिखना रोक दिया। पहली बात, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। दूसरी बात, मुझे सबसे ज्यादा नफरत झंझट से है। तुम ये सब करके बस मुझे परेशान कर रही हो, समझी? वो मेरी अजीब लॉजिक से कंफ्यूज हो गई, बस मुझे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा, हल्का सा सांस छोड़ा, उसके हाथ से नोटबुक और पेन लिया और जल्दी जल्दी लिख दिया। इसे ऐसे समझो जैसे मैं पहले से इंश्योरेंस खरीद रहा हूँ। अच्छे से पढ़ो, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ। क्या पता एक दिन मैं सड़क पर भीख मांग रहा हूँ, तब मुझे एक कटोरी चावल दे देना। मैंने नोटबुक वापस उसके हाथ में दे दिया। वो काफी देर तक उसे देखती रही। फिर उसने सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल साफ, जैसे झरने का पानी। आंसू धीरे धीरे गिरने लगे। कोई आवाज नहीं, बस साइलेंट रोना। हर आंसू उस पुरानी नोटबुक पर गिर रहा था। मैं थोड़ा असहज हो गया, नजर हटा ली। बस करो, रोना बंद करो। तुम्हारी दादी को तुम्हारी जरूरत है। यहाँ खड़े खड़े रोने से कुछ नहीं होगा। मैंने थोड़ा सोचा और जोड़ा, तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? मैं लांग से कहूंगा तुम्हारी फीस भर दे और हर महीने 5,000 भी भेजेगा जब तक तुम ग्रेजुएट होकर जॉब नहीं पा लेती। और मना करने की कोशिश भी मत करना, इसे इंश्योरेंस पेमेंट समझो। ये कहकर मुझे वो इमोशनल सीन और देखना नहीं था। मैंने डॉक्टर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और हॉस्पिटल से निकल गया। अपनी कार चलाते हुए वाइड एवेन्यू पर मुझे खुद पर थोड़ा हंसी आई। मैं जीन फैमिली का दूसरा यंग मास्टर, गिर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। इम्पॉसिबल। मैं तो बस थोड़ा पॉजिटिव कर्मा जमा कर रहा था। मेरे आसपास के लोग इतने रूथलेस हैं। मुझे एक्स्ट्रा कर्मा चाहिए ताकि मैं हमेशा लग्जरी में जी सकूं। और फिर मैं सच में बर्बाद हो गया। 5 साल बाद, सिर्फ 5 साल में, मेरा बड़ा भाई जीन लिंगुआन, वो परफेक्ट दिखने वाला आदमी, शादी के बाद सब कुछ बिगाड़ बैठा। जब ये सब हुआ, मैं अपनी प्राइवेट आइलैंड पर सनबाथ ले रहा था। कॉल आया, मुझे हंसी आई। एक्सपेक्टेड ही था। मेरा भाई अंदर से कमजोर है, बस प्यार का नाटक करता है। मैंने वापस आने की भी हिम्मत नहीं उठाई। रिच लोगों की शादी सब एक जैसी होती है। लेकिन फिर मेरे बैंक कार्ड्स एक एक करके ब्लॉक होने लगे। मेरी प्रॉपर्टीज, शेयर्स, फंड्स सब ओवरनाइट ट्रांसफर हो गए। तभी मुझे समझ आया कुछ बहुत गलत हो गया है। जब मैं वापस लौटा, सब खत्म हो चुका था। जीन ग्रुप अब लू ग्रुप बन चुका था। मेरे पिता फाइनेंशियल क्राइम्स में फंस गए।
अब जिंदगी जेल में बिताएंगे। मेरा भाई घर से निकाल दिया गया और मैं भी नहीं बचा। 20 साल की जमा पूंजी सब गायब। मैं अपने पेंट हाउस के दरवाजे पर खड़ा था। 2 गार्ड्स मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मैं गुस्से से उबल रहा था। अगर बदला लेना था लेती, मेरे बेवकूफ भाई को खत्म करती, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे पिता को जेल भेजना, पूरी कंपनी हथिया लेना, ये क्या है? तभी दरवाजा खुला। वो अंदर बैठी थी, मेरे फेवरेट इटालियन सोफा पर, हाथ में वाइन ग्लास, एलिगेंट, काम। 5 साल बाद वो और भी खूबसूरत और भी खतरनाक हो चुकी थी। उसने मुझे देखा, मुस्कुराई। सोहेल, तुम वापस आ गए। मैं चुप रहा, बस उसे घूरता रहा। वो उठी, धीरे धीरे मेरे पास आई, मेरे चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। ऐसे मत देखो, मैं भी ये सब नहीं चाहती थी। मैंने चेहरा हटा लिया। वो नाराज नहीं हुई, धीरे धीरे बोली, तुम्हारा भाई बहुत बेवकूफ है। मैंने उसे मौका दिया था, उसने खुद ही बर्बाद किया। मैंने पूछा, तो इसलिए तुमने पूरा फैमिली खत्म कर दिया? वो मुस्कुराई, धीमे खतरनाक अंदाज में। उसने पहले मुझे धोखा दिया, मेरा बदला पूरी तरह जस्टिफाइड है। फिर वो और करीब आई। अब मुझे पति की जरूरत नहीं है, शाह क्यों ना तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी जैसे पहले रखती थी। मैं हंस पड़ा, लगभग रोने जैसा। तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है टैंगलोंग को भी तुमने ही खत्म किया। उसकी मुस्कान एक पल के लिए डगमगाई, बस एक पल, लेकिन मैंने देख लिया। मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। तुम पूरी तरह पागल हो। मैंने धीरे धीरे अपना मिडिल फिंगर उठाया। उसका चेहरा ठंडा हो गया, अंग्रेटीफुल। उसने हाथ हिलाया। 2 गार्ड्स आए, मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया। मैं कॉरिडोर में खड़ा, कड़वी हंसी हंसा। अगर मैं उसकी बात मान लेता, शायद मुझे पता भी नहीं चलता मैं कैसे मरता। मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। मेरे पिता भी हार गए, तो मैं क्या कर सकता हूं? दूर रहना ही बेहतर है, जिंदा रहना जरूरी है। मैंने फोन निकाला, कॉन्टैक्ट्स खोले। पहले दोस्त को कॉल किया। हेलो जूचाओ, मैं जान एक्स बोल रहा हूं। 3 सेकंड की साइलेंस। कौन? सॉरी, रॉन्ग नंबर। कॉल कट। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर खुद पर हंस पड़ा। दूसरा कॉल, सेम रिजल्ट। तीसरा, चौथा। या तो नंबर अनरीचेबल, या लोग मुझे पहचानने से इनकार कर रहे थे, या फिर नंबर गलत था, या बस कोई पिक ही नहीं कर रहा था। मैं ठंडी दीवार से टिक गया और अपने फोन से उन 100 कॉलर दोस्तों के नंबर्स एक एक करके डिलीट करने लगा। जब खत्म हुआ, स्क्रीन पर बस मेरी फैमिली के कुछ ही नंबर्स बचे थे। मैंने अपने पास की सारी वैल्यूएबल चीजें बेच दी। सब जोड़कर भी 1 लाख नहीं बने। पहले ये पैसे मेरे एक रात के ड्रिंक्स के लिए भी काफी नहीं होते थे। अब यही मेरी पूरी प्रॉपर्टी थी। मैं सड़कों पर बिना डायरेक्शन के चल रहा था और पता ही नहीं चला कब अपने पुराने अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने पहुंच गया। मैं कड़वा सा मुस्कुराया। अगर सब कुछ बिगड़ गया तो फैक्ट्री में जॉब कर लूंगा, कम से कम खाना और रहने की जगह तो मिल जाएगी। आखिर 20 साल आराम की लाइफ जी चुका हूं, काफी है। मैं सिर झुकाए चल रहा था, थॉट्स में खोया हुआ। अचानक किसी से टकरा गया। मैं एक सॉफ्ट से एम्ब्रेस में आ गया, हल्की सी फ्रेग्रेंस। मैंने इंस्टिंक्ट से सिर उठाया सॉरी कहने के लिए, लेकिन सामने जो आंखें थी, बिल्कुल क्लियर, ट्रांसपेरेंट, वो एक लड़की थी। चेहरा फेमिलियर लग रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कहां देखा है। लेकिन उसने मुझे पहचान लिया था। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, पहचानते ही सरप्राइज और रिलीफ। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, फिर रुक गई। उसने फोन निकाला, जल्दी जल्दी टाइप किया। स्क्रीन पर लिखा था, सेन्योर जोंग, क्या आपको मैं याद हूं? सेन्योर जीन, आजकल कोई मुझे ऐसे नहीं बुलाता। मैंने उसका चेहरा ध्यान से देखा। मेमोरीज धीरे धीरे जुड़ने लगी। अचानक सब क्लियर हो गया। तुम वो सुपरमार्केट वाली लड़की जो अपनी दादी का ख्याल रखती थी। उसकी आंखें चमक उठी। उसने जोर से सिर हिलाया, खुशी से। मैं और भी कंफ्यूज्ड हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने फिर फोन पर लिखा, मैंने जीन फैमिली की न्यूज देखी, मुझे आपकी बहुत चिंता हुई। मैंने सोचा आप शायद यहाँ आएंगे, तो मैं कल से यहीं वेट कर रही हूँ। मेरे दिल पर जैसे किसी ने हैमर मार दिया। मतलब पिछले 24 घंटे से वो यहाँ मेरा इंतजार कर रही थी। जब सब लोग मुझे छोड़कर चले गए, एक लड़की जिसे मैं लगभग भूल चुका था, मेरे लिए एक दिन और एक रात यहाँ खड़ी रही। मेरे अंदर अजीब इमोशंस उठे। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वर्ड्स नहीं निकले। वो समझ गई। उसने लिखा, आपके पास कहीं जाने की जगह नहीं है ना? मेरा साइलेंस ही जवाब था। उसने फोन रख दिया और कुछ ऐसा किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उसने मेरी हुडी की स्लीव पकड़ ली। उसकी पकड़ कमजोर थी, मैं आसानी से छुड़ा सकता था, लेकिन उस हल्के से टच में एक ऐसी फीलिंग थी जो इनविजिबल चेन की तरह मुझे रोक रही थी। वो मुझे खींचते हुए मुड़ी। मैं बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ा। हम एक छोटी सी बेकरी के सामने रुके। नाम था वेगन बेकरी। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर हल्की वार्म लाइट थी। उसने चाबी से दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने का इशारा किया। दुकान छोटी थी, लेकिन क्लीन और वेल अरेंज्ड। हवा में क्रीम और फ्रेश ब्रेड की स्मेल थी। वो काउंटर के नीचे से एक प्लास्टिक फोल्डर लाई, उसमें से एक पुराना येलो पड़ा कागज निकाला और मेरे सामने रख दिया। मैंने देखा, वो वही इंश्योरेंस नोट था जो मैंने 5 साल पहले मजाक में लिखा था। अगर मैं कभी बर्बाद हो जाऊं और सड़क पर भीख मांग रहा हूं, तो मुझे एक कटोरी खाना देना। उसने उस कागज की तरफ इशारा किया, फिर मेरी तरफ, फिर खुद की तरफ, फिर दुकान की तरफ। उसकी आंखों में एक अजीब सीरियसनेस थी, जैसे वो कोई सेक्रेड कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रही हो। फिर वो मुड़ी और ओवन से एक गरम क्रॉसॉन लाई। उसने मुझे दिया, न दया न सिंपैथी, बस ये एहसास, अब मेरी बारी है। मैंने एक बाइट ही लिया। टेस्ट उन लग्जूरियस डिशेस जैसा नहीं था, लेकिन उसमें एक अजीब सा कंफर्ट था। मैंने पूछा, यहाँ अभी भी हायरिंग हो रही है?
वो एक पल के लिए शॉक्ड हुई, फिर उसके चेहरे पर ब्राइट स्माइल फैल गई। उसने जोर से सिर हिलाया, हाँ मैं। उस दिन मेरी जिंदगी का पहला कैओटिक फेज खत्म हुआ और दूसरा फेज इस छोटी सी बेकरी वेगन से जुड़ गया। मेरी बॉस एक म्यूट लड़की थी जिससे मुझे लगा था कि मैं कभी फिर नहीं मिलूंगा। उसका नाम था स्वेई। मेरे दिए पैसों और अपनी सेविंग्स से ग्रेजुएशन के बाद उसने ये बेकरी खोली। दुकान छोटी थी लेकिन बिजनेस अच्छा चल रहा था। नेबर्स उसका ख्याल रखते थे। अच्छा हुआ अब उसे हेल्पर मिल गया। ये लड़का तो रिलायबल लगता है। मैं बेयर प्रिंट एप्रन पहनकर ऑकवर्ड तरीके से ब्रेड पैक कर रहा था। ये बातें सुनकर मुझे कुछ फील नहीं हुआ। रिलायबल, मैं जो जिंदगी में कभी काम नहीं किया, लोगों को मैं ट्रस्टवर्दी लग रहा था। लेकिन मेरी वजह से उसका बोझ सच में कम हो गया। कम से कम हेवी काम, आटा गूंथना, बोरे उठाना, अब उसे अकेले नहीं करना पड़ता था। रात को दुकान बंद होने के बाद हम ऊपर छोटे से घर में जाते। पहले उसका घर 4 खाली दीवारें था, अब एक बेड, एक डाइनिंग टेबल, 2 कुर्सियां, एक सोफा और बैल्कनी में छोटा सा रूम, वो मेरा था। मेरी पुरानी मैंशन के बाथरूम से भी छोटा, लेकिन मैं यहाँ सबसे गहरी नींद सोता था। कोई झूठ नहीं, कोई चाल नहीं, बस हवा में फ्रेश ब्रेड की खुशबू। मैंने नॉर्मल इंसान की तरह जीना सीखना शुरू किया। झाड़ू लगाना, प्रेशर कुकर इस्तेमाल करना, ज्यादातर बार फेल। एक बार मैंने नमक को चीनी समझ लिया और मीठी डिश को नमकीन बना दिया। उसने टेस्ट किया, चेहरा सिकुड़ गया, लेकिन उसने थूका नहीं, बस चुपचाप पानी पी लिया। फिर नोटबुक में लिखा, स्वाद थोड़ा अलग है, अगली बार थोड़ा कम चीनी डालना। मैं हंसूं या गुस्सा करूं समझ नहीं आया। मैंने कटोरी छीनी और सब फेंक दिया। उस दिन से मैंने साइन लैंग्वेज सीखना शुरू किया। रात को उसके सोने के बाद मैं अपने छोटे कमरे में प्रैक्टिस करता, धीरे धीरे, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। जब मैंने पहली बार उसे साइन में गुड मॉर्निंग कहा, वो फ्रीज हो गई। फिर उसकी आंखों में चमक आई, जैसे कोई सितारा गिरा हो। उसने भी जवाब दिया, पूरी सिंसेरिटी के साथ। उस पल मुझे लगा मेरी पूरी जिंदगी में इतना मीनिंगफुल कुछ कभी नहीं था। दिन गुजरते गए, मैं एक यूजलेस आदमी से एक डिसेंट बेकर बन गया। शॉप एक्सपैंड हुई, इनकम बढ़ी, मेरे पास फिर से अच्छा पैसा जमा हो गया, इतना कि मैं अलग रह सकता था। कई बार सोचा स्वे से बात करूं, लेकिन वर्ड्स गले में अटक जाते। अगर मैं चला गया तो कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, और उसे अकेला छोड़ना सही होगा। मैंने खुद को बहाने दिए और वहीं रह गया। स्वे ने भी कभी ये टॉपिक नहीं उठाया, जैसे वो भी चाहती हो कि मैं यहीं रहूं। लगता था जैसे उसने मेरी प्रेजेंस को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। मैं प्यार पर भरोसा नहीं करता। मेरे फादर और मेरा भाई दोनों ही इसके वर्स्ट एग्जांपल्स हैं। लेकिन स्वे के साथ ये जो सुकून था, वो धीरे हैबिट, एक एडिक्शन बनता जा रहा था। मैंने झटके से सिर हिलाया, इन उलझे हुए थॉट्स को दिमाग से निकालने के लिए। लगभग दोपहर हो चुकी थी। स्वे के लिए लंच बनाने का टाइम था। मैं एप्रन उतार ही रहा था कि तभी दरवाजा खुला। एक जानी पहचानी फिगर अंदर आई। उसने परफेक्टली फिटेड सूट पहना था, हल्का रिफाइंड मेकअप और बाल एक फ्लॉलेस बन में बंधे हुए थे। उसके पूरे पर्सनालिटी से सक्सेस और सोफिस्टिकेशन झलक रही थी। वो थी बिनिंग बिन। 5 साल बाद उसकी वो पुरानी झलक, गरीबी, प्रेशर, हेल्पलेसनेस सब गायब हो चुकी थी। अब वो पहले वाली हेल्पलेस स्कूल गर्ल नहीं थी। अब वो रिफाइंड, एलिगेंट और पावरफुल वुमन बन चुकी थी। उसके पीछे एक लगभग 25 साल का लड़का था, फॉर्मल सूट में, क्लियरली उसका असिस्टेंट। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसमें साफ कंटेम्प्ट था। बिनिंग बिन की नजर एक पल के लिए मेरे बेयर प्रिंट एप्रन पर अटकी। उसने हल्का सा भौं सिकोड़ लिया, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी पॉलिश्ड स्माइल वापस पहन ली। जैन शू, काफी समय हो गया। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया, फॉर्मल ग्रीटिंग। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लिया। फिर उसने अपना बैग खोला, एक चेक निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये 1 मिलियन है। हमारे 10 साल वाले अग्रीमेंट में अभी टाइम बाकी है, लेकिन अब मेरे पास पैसे हैं तो मैं पहले ही रिपे करना चाहती हूँ। मैंने चेक देखा, उसे उठाया और बिना हेजिटेशन जेब में रख लिया। ठीक है, तुम्हारा कर्ज था, अब खत्म। सच कहूं तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पैसे वापस मिलेंगे। उसका असिस्टेंट मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई ग्रीडी इंसान हूं। बिनिंग बिन ने जल्दी से अपनी एक्सप्रेशन कंट्रोल की। उसकी नजर हमारी छोटी सी बेकरी पर घूमी और फिर मुझ पर आकर रुकी। उसकी आंखों में वही फैमिलियर एक्सप्रेशन था, एरोगेंट सिंपैथी। शू, मैंने तुम्हारे फैमिली के बारे में सुना। अगर तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है तो तुम मेरी कंपनी में आ सकते हो। मेरे और मेरे हस्बैंड की कंपनी अभी स्टार्ट हुई है, हमें लोगों की जरूरत है। उसका ये फोर्स्ड काइंडनेस मुझे अंदर से घिन दिला रहा था। मैंने सीधा जवाब दिया, जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बाय नहीं। उसकी स्माइल एक पल के लिए फ्रीज हो गई। क्यों, जिद मत करो, मैं जानती हूँ तुम पहले कैसी लाइफ जीते थे। मैंने उसे बीच में ही काट दिया। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं। अब वो सच में इरिटेट हो गई थी। ठीक है, अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तो मैं फोर्स नहीं करूंगी। जैसे ही वो मुड़ी, उसका असिस्टेंट आगे बढ़ा। उसने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे नेचुरली हेल्प कर रहा हो, और बिनिंग बिन ने उसकी तरफ वो मुस्कान दी जो सिर्फ दोनों के बीच की थी। बस यही मोमेंट था। मैंने कैजुअली अपना फोन निकाला, कैमरा क्वाइटली ऑन किया, एंगल परफेक्ट था। फोटो में असिस्टेंट का हाथ उसकी वेस्ट के करीब और उसके चेहरे की इंटीमेट स्माइल। कोई भी देखे तो समझ जाएगा ये सिर्फ बॉस एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है। मैंने कैजुअली हाथ हिलाया, ठीक है जाओ। फिर मैंने 2 से 3 मिनट में उसके हस्बैंड का पब्लिक ईमेल ढूंढा और वो फोटो एनोनिमस भेज दी। काम खत्म, फोटो डिलीट, हिस्ट्री डिलीट। दिल हल्का हो गया। मैंने स्वयं के साथ आराम से लंच किया। धीरे धीरे मेरा मन शांत हो गया।
मैं काउंटर से टिक कर खड़ा हुआ और सोचा, इस 1 मिलियन का क्या करूं। स्क्रीन पर अमाउंट चमक रहा था। कितने समय बाद इतना पैसा देखा था। अब हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी और स्वयं के लिए नए बेकिंग इक्विपमेंट भी ले सकता हूं। जितना सोचता उतना खुश होता। तभी दरवाजे की घंटी बजी। एक जानी पहचानी आवाज आई। छ। मैंने मुड़कर देखा। लियो रुयान। आज तो पुरानी जान पहचान वालों की लाइन लगी है। अगर मुझे सही याद है, उसका हस्बैंड शनांग 2 साल पहले मर गया था। मैंने ठंडे स्वर में पूछा, क्या चाहिए? उसने होंठ दबाए, आंखें हल्की नम। वो एक्सप्रेशन देखकर ही मुझे इरिटेशन हो गई। मैं तुमसे मिलना चाहती थी। मैं हंस पड़ा। ये नया ड्रामा क्या है? उसकी आंखें लाल हो गई, जैसे वो दुनिया की सबसे दुखी इंसान हो। मुझे पता है मैंने पहले बहुत गलतियां की। मैं सोचती थी मुझे इंटेंस लव चाहिए, लेकिन अब समझ आया मुझे बस एक शांत घर चाहिए। उसकी आवाज सॉफ्ट थी और नजरें इमोशनल। जॉन शू, चलो फिर से शुरू करते हैं। मैं तुम्हारी हालत जानती हूँ। मेरी बहन ने जो किया वो ज्यादा था, लेकिन मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। उसकी आवाज में साफ पिटी थी। मैं हंस पड़ा। तो अब तुम मुझे पालोगी? मेरे दिमाग में फ्लैश हुआ उसकी शादी उस गरीब लड़के शिनांग से। वो रो रही थी, कह रही थी वो उसकी जिंदगी की रोशनी है। तब भी मुझे लगा था ये लड़का बर्बाद है। और सच में 2 साल में वो उससे बोर हो गई। फिर अफेयर, फिर ड्रामा, फिर मौत। कोइंसिडेंस नहीं, इसके पीछे कौन था मैं जानता था। मैंने उसे देखा, वो अब भी एक्टिंग कर रही थी। मैं मुस्कुराया। लियो रुयान, क्या तुम्हें लगता है हर आदमी बेवकूफ होता है? उसका चेहरा सख्त हो गया। मैं धीरे धीरे बोला, तुम्हारे हस्बैंड का फ्यूनरल बड़ा शानदार था। तुम रो रही थी, न्यूज में देखा था। लेकिन अगर मैंने तुम्हें उस रात होटल के बाहर किसी और आदमी के साथ नहीं देखा होता तो शायद मैं भी मान लेता। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। और वो आदमी, वो भी ज्यादा दिन नहीं जिया, कूद गया, है ना? मैं उसके करीब गया। तुम्हें ये सब करते करते घिन नहीं आती? वो कांप रही थी। तुम गलत बोल रहे हो। उसकी आवाज कमजोर थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, बस अब निकलो यहां से। जैसे उसे जान बचाने का मौका मिल गया, वो तुरंत भाग गई। उसकी जाती हुई हालत बेहद दयनीय थी। दुकान में फिर शांति छा गई। मैंने लंबी सांस ली। ऐसा लगा जैसे पिछले 5 साल का सारा झर बाहर निकल गया हो। सीढ़ियों से हल्के कदमों की आहट आई। स्वयं नीचे आई, हाथ में अभी अभी बनी एक मिठाई की कटोरी लिए। वो मेरे पास आई और चुपचाप कटोरी मुझे थमा दी। उसकी आंखें मुझसे पूछ रही थी, व्हाट हैपेंड? मैंने सिर हिलाया, नथिंग। स्वेई ने साइन लैंग्वेज में हल्की चिंता के साथ पूछा, लेकिन तुम खुश नहीं लग रहे हो। मैंने उसकी साफ निर्मल आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। कटोरी पकड़े पकड़े थोड़ी टूटी फूटी साइन लैंग्वेज में जवाब दिया, मैं ठीक हूं। वो समझ गई। उसके चेहरे पर एक मीठी सुकून भरी स्माइल खिल गई। दुकान की कांच वाली खिड़की से धूप अंदर आ रही थी और हमें अपनी वार्म लाइट में लपेट रही थी। उस दिन के बाद मैंने उस पुराने सोशल सर्कल की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखा। मैंने उनसे सारे रिलेशंस पूरी तरह खत्म कर दिए। अब मैं बस स्वाई के साथ ये छोटी सी शॉप चलाना चाहता था और एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था। हर सुबह 5 बजे मैं उससे आधा घंटा पहले उठ जाता। नीचे जाकर पहली ब्रेड बैच के लिए डो तैयार करता। जब वो नीचे आती नींद से भरी आंखों के साथ, तो पूरी किचन में फ्रेश ब्रेड की स्मेल फैल चुकी होती। गर्म पानी भी रेडी रहता। वो हमेशा पहले गुड मॉर्निंग का साइन करती, फिर वो आसानी से एप्रन बांधकर दिन की डेजर्ट्स बनाना शुरू कर देती। हम ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। कभी कभी काम के दौरान वो घबरा जाती, पसीने से भीग जाती। मैं उसे ठंडा पानी दे देता। जब वो ग्लास पकड़ती, उसकी उंगलियां कभी कभी मेरे हाथ की पीठ को छू जाती। वो टच ठंडा, नरम और बेहद हल्का। मैं उसके हर छोटे हैबिट पर ध्यान देने लगा और वो भी अब मेरे मन को पढ़ने की कोशिश करना छोड़ चुकी थी। हमारे दिन अब बहुत बैलेंस्ड और पीसफुल हो गए थे। दिन में शॉप और रात में वो मुझे नई नई डिजर्ट्स बनाना सिखाती। कई बार हम पूरी रात काम करते बिना थके। कागज और पेन से बातचीत करने की ये आदत मुझे अजीब तरह की शांति देती थी। धीरे धीरे मेरे मन में एक थॉट गहराने लगा, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं प्यार में विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब शायद करने लगा था। कुछ लोग बस साथ रहने के लिए ही बने होते हैं। मैं बस उसके साथ हमेशा ऐसे ही रहना चाहता था। 3 महीने बाद मैंने उसे प्रपोज किया। उस दिन उसका बर्थडे था। मैंने सीक्रेटली शॉप में एक छोटी सरप्राइज तैयार की। जब वो रात में नीचे आई, पूरी दुकान कैंडल्स की रोशनी से जगमगा रही थी। वो सीढ़ियों पर ही रुक गई, हैरान, अपने मुंह पर हाथ रखे हुए। मैं उसके पास गया, घुटनों के बल बैठ गया और एक डायमंड रिंग निकाली। स्वे, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकता और ना ही हमेशा के प्यार की प्रॉमिसेस पर भरोसा करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ इस शॉप को चलाते हुए, जब तक हम चल नहीं पाते। क्या तुम मानोगी? वो रो पड़ी। उसके आंसू टूटे हुए मोतियों की तरह गिर रहे थे। उसने जोर से सिर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने अंगूठी पहनाई। वो थोड़ी लूज थी, लेकिन उसने मुट्ठी कस ली ताकि वो गिर न जाए। मैंने उसे गले लगाया, उसके बालों की हल्की खुशबू महसूस की। उस पल मुझे लगा मेरी पूरी जिंदगी बस इसी पल तक पहुंचने की प्रिपरेशन थी। शादी, हमारी शादी बहुत सिंपल थी।
कोई बड़ा फंक्शन नहीं, बस पड़ोसी और कुछ करीबी लोग। मैं दिखावा नहीं करना चाहता था, बस उसे एक अच्छी वेडिंग देना चाहता था। शादी से एक दिन पहले मैंने बाल ठीक करवाए और एक अच्छा सूट खरीदा। हमने साथ में उसका वेडिंग ड्रेस चुना। जब उसने पहना, वो सच में चमक रही थी। मैं बाहर खड़ा था, आईने में उसका रिफ्लेक्शन देख रहा था और सब कुछ अनरियल लग रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की सच में मुझसे शादी करने वाली है। शादी का दिन सब कुछ परफेक्टली हुआ। उसकी दादी अब बेहतर थी, व्हीलचेयर में शादी में आई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कमजोर आवाज में कहा, हमारी छोटी का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। मैं झेप गया। असल में वो मेरा ख्याल रखती है। रिंग्स एक्सचेंज के वक्त उसका हाथ कांप रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, घबराओ मत, बस एक रिचुअल है। वो हल्के से हंस दी। सेलिब्रेंट ने पूछा, क्या आप उसे एक्सेप्ट करते हैं? मैं हाँ। स्वे बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसने साइन लैंग्वेज में कहा, मैं स्वीकार करती हूं। मैंने ट्रांसलेट किया। तालियों की गूंज उठी। किस के समय वो शर्म से लाल हो गई। मैंने उसके होठों को हल्के से छुआ, बहुत धीरे। फिर उसके कान में कहा, मिसेस जीन, अब से मेरा ध्यान रखना। वो मेरी बाहों में हंस पड़ी। शादी के बाद हम अपने छोटे घर लौटे। सब कुछ वही था, बस अब फ्लावर्स और गिफ्ट्स ज्यादा थे। वो किचन में मेरे लिए स्नैक बना रही थी। मैं दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था और पहली बार मुझे लगा मैं पूरा हूं। वो आई और हाथ हिलाया, क्या सोच रहे हो? तुम्हारे बारे में। वो फिर लाल हो गई, मुझे हल्का सा मारा। फिर नोटबुक में लिखा, हम शादी कर चुके हैं, तुम्हें रिग्रेट है? मैंने सिर हिलाया, नहीं। उसने लिखा, मुझे भी नहीं, बस ये ड्रीम जैसा लगता है। मैंने उसकी गाल दबाई, दर्द हुआ। उसने मुझे घूरा और लिखा, ये सपना नहीं है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये 3 वर्ड्स उसके कांपते हाथों से लिखे गए। मेरे दिल में अजीब सी हलचल हुई, ना एक्साइटमेंट ना ईगो, बस एक गहरी, शांत, सेफ फीलिंग। मैंने मजाक किया, मिसेस जान, रात में ये लिखकर मुझे सोने नहीं दोगी क्या? वो शर्म से हाथ हिलाने लगी। मैंने उसे गले लगाया, हाँ मैं समझता हूं। उसकी सांसें मेरी गर्दन से टकरा रही थी। उस पल मुझे लगा दुनिया की सारी दौलत कुछ भी नहीं है इसके सामने। लेकिन किस्मत हमेशा बीच में आती है। शादी के बाद की जिंदगी ताजा रोटी की तरह थी, गर्म, नरम, पूरी। सुबह 4 बजे उठना, 6 बजे पहली बैच, पूरा घर खुशबू से भर जाता। वो मुझे सिखाती, मैं गड़बड़ करता। वो नाराज नहीं होती, बस हाथ पकड़कर सिखाती। दोपहर में वो काउंटर पर सो जाती, धूप उसके चेहरे पर पड़ती। मैं उसे देखता रहता जैसे वो इस दुनिया से अलग हो। इतनी साफ, इतनी पवित्र, लेकिन कीचड़ कभी ना कभी छिटक ही जाता है। एक बरसाती रात दुकान बंद होने ही वाली थी, तभी कुछ नशे में धुत लोग जोर से दरवाजा खोलकर अंदर घुस आए। दरवाजे पर जो आदमी खड़ा था वो इस इलाके का लोकल गूंड था कि पहले भी वो प्रोटेक्शन मनी लेने आया था और मैंने उसे झाड़ू मारकर भगा दिया था। आज वो फिर आया था, शराब की बदबू मारता हुआ। उसने आते ही एंट्रेंस पर रखा गमला लात मारकर गिरा दिया। ओए गूंगी, बाहर आ। स्वय कैश गिन रही थी, आवाज सुनकर डर गई। उसने इंस्टिंक्टिवली मेरी तरफ देखा और मैंने उसे अपने पीछे कर लिया। मैंने पास पड़ा बेलन उठा लिया। लड़ाई करने आया है क्या? कि हाँ साहब। उसके पीले गंदे दांत साफ दिख रहे थे। ओह, यंग मास्टर जीन बड़ा हीरो बन रहा है। सुना है तूने गूंगी से शादी कर ली, हम लोग सेलिब्रेट करने आए हैं। उसके पीछे खड़े गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी नजरें स्वई पर थीं, गंदी, घिनौनी। मैंने बेलन इतना कसकर पकड़ा कि उंगलियां सफेद पड़ गई। निकल जाओ यहां से। वो एक कदम आगे आया, शराब की बदबू सीधे चेहरे पर। दुकान बचानी है या नहीं? तभी स्वयं मेरे पीछे से निकली। उसके हाथ में ताजा बने बिस्किट्स का डिब्बा था। उसने मजबूरी में एक हल्की स्माइल बनाई और इशारों से उन्हें ऑफर किया। उस पल मेरे दिल में जैसे सुई चुभ गई। ये लड़की अब भी सोचती है कि अच्छाई से बुराई खत्म हो सकती है। के ने डिब्बे पर जोर से हाथ मारा, सारे बिस्कुट्स जमीन पर बिखर गए। ये कचरा कौन खाएगा? उसने स्वयं का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और बस मैं फट पड़ा। मैं बेलन लेकर उस पर टूट पड़ा। उसके बाद क्या हुआ ठीक से याद नहीं, बस लातें, खून से दर्द, और मैं पूरी ताकत से स्वयं को बचा रहा था। तभी पुलिस की सायरन सुनाई दी और गुंडे भाग गए। स्वयं कांपते हाथों से मेरे होंठ के कोने का खून छू रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे पर आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने खून पोंछा और मुस्कुराने की कोशिश की। क्यों रो रही हो? तुम्हारा आदमी अभी जिंदा है। वो और जोर से रो पड़ी और मुझसे लिपट गई। उस राह वो मेरा हाथ पकड़कर सोई रही। मैं जरा सा भी हिलता तो वो डर कर जाग जाती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देख मेरे अंदर डर बैठ गया। अगर आज मैं उसे बचा नहीं पाता तो अगले दिन मैं कबाड़ी की दुकान गया और एक मोटी लोहे की रॉड खरीद लाया। उसे काउंटर के नीचे रख दिया। स्वयं ने देखा तो तुरंत सिर हिलाया। मैंने रॉड पर हाथ मारा और इशारों में कहा, सेल्फ डिफेंस है, उम्मीद है इस्तेमाल ना करना पड़े। उसने नोटबुक में लिखा, मुझे डर है कि तुम्हें चोट लगेगी। मैंने उसके बाल बिखेर दिए। अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। उसने नम आंखों से मुझे देखा और हल्का सा सिर हिला दिया। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं चली। लियू रुयान फिर आ गई। इस बार वो दुकान में नहीं आई, बाहर लाल स्पोर्ट्स कार में खड़ी रही। उसने मुझे उंगली से बुलाया पर मैंने इग्नोर कर दिया। वो खुद उतरी और बोली, जैनशु, क्या तुम्हारी वाइफ जानती है कि तुमने बीनिंग बिन की मदद कैसे की थी? मेरा हाथ फिसला, आटे का बोरा गिरा और धूल उड़ गई।
स्वेई बाहर आई कंफ्यूज्ड। रुयन ने चश्मा उतारा। बेचारी, ऐसे लूजर से शादी कर ली। मेरी नसें तन गई। चुप हो जाओ, वो हंसी। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। स्वेई शब्द नहीं समझ रही थी, पर माहौल समझ रही थी। उसने मेरी शर्ट पकड़ ली। मैंने गहरी सांस ली और उसे इशारों में कहा, सब ठीक है, तुम अंदर जाओ। वो नहीं हिली। तभी रुयन ने फोन निकाला और रिकॉर्डिंग चला दी। बिनिंग बिन की आवाज, मैं तुम्हें अपना दिल दे दूंगी। और मेरी आवाज, मैं कोई चैरिटी नहीं हूं। स्वेई का चेहरा सफेद पड़ गया। रुयन मुस्कुराई। देखा, ये सेंट नहीं है। मैं गुस्से में फोन छीनने भागा, लेकिन वो कार में बैठकर भाग गई। धूल रह गई और हम दोनों खड़े रह गए। स्वेई सिर झुकाए खड़ी थी। उसके कंधे कांप रहे थे। मैंने उसे छूना चाहा, लेकिन वो पीछे हट गई। वो एक कदम पीछे। मेरे दिल में चाकू की तरह लगा। रात को वो मुझसे नजर नहीं मिला रही थी। मैंने उसे पकड़कर पूछा, क्या तुम उसकी बातों पर विश्वास करती हो? उसने लिखा, वो सच था। मैंने सब सच बता दिया, शुरू से अंत तक। मैं सेंट नहीं हूं, लेकिन तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता था। वो देर तक चुप रही, फिर इशारों में कहा, मुझे डर लगता है कि एक दिन तुम मुझे छोड़ दोगे। मेरे पास सिर्फ तुम हो। मेरा दिल कस गया। मैंने उसे गले लगाया। मेरे पास भी सिर्फ तुम हो। उस रात हम ऐसे सोए जैसे दो घायल जानवर एक दूसरे को सहारा देते हुए, लेकिन उसके दिल में कांटा रह गया। वो और सेंसिटिव हो गई। मैं देर से आता तो वो परेशान हो जाती। किसी लड़की से बात करता तो वो चुप हो जाती। मैं समझता था, पर ठीक नहीं कर पा रहा था। एक रात वो बालकनी में रो रही थी। मैंने पीछे से उसे गले लगाया। वो पहले सख्त हुई, फिर धीरे धीरे ढीली पड़ गई। मैंने उसे सब बताया, अपने पेरेंट्स, अपने भाई, क्विंचू। मैं फीलिंग्स पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन तुम अलग हो। तुम मुझे इंसान महसूस कराती हो। उसने मेरे चेहरे को छुआ और फिर मुझे बहुत हल्का किस किया। वो किस बिल्कुल पवित्र था। मैंने भी जवाब दिया। उस पल उसके दिल का कांटा चुपचाप निकल गया, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। एक दिन दुकान में ल्यू क्विंचू आया, पहले से भी ज्यादा पावरफुल। उसका सूट हमारी बेकरी में अलग ही लग रहा था। वो अकेला था। उसकी नजर स्वेई पर गई, ठंडी और जांचती हुई। तो यही जिंदगी चुनी है तुमने, इस जगह एक गूंगी के साथ। मैंने तुरंत स्वेई को अपने पीछे कर लिया। जो कहना है मुझसे कहो। उस सुबह के बाद धीरे धीरे स्वेई की हालत सुधरने लगी। उसका शरीर तो थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा था, लेकिन उसके दिल का घाव अभी भी बहुत गहरा था। वह पहले से भी ज्यादा क्वाइट हो गई थी। दुकान में वो मेरी हेल्प तो करती थी, लेकिन उसके हर मूवमेंट में थकान झलकती थी। कई बार वो बस चुप खड़ी रहती, जैसे कहीं खो गई हो। रात को वो अक्सर डर कर जाग जाती, कोल्ड स्वेट में भीगी हुई। मैं उसे अपनी बाहों में ले लेता और महसूस करता कि उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा है। उसने मुझसे बात करना लगभग बंद कर दिया था। कभी कभी जरूरत पड़ने पर वो बस सिंपल जेस्चर्स से बात करती। मैं समझ रहा था वो अब भी अंदर से टूट रही थी। ल्यू क्विंचू के शब्द जहर की तरह उसके अंदर फैल चुके थे। वो अनजाने में मुझसे डिस्टेंस बनाने लगी। जब मैं उसे खाना देता, वो लेने से पहले एक पल हेजिटेट करती। जब मैं उसे हग करना चाहता, वो हल्का सा पीछे हट जाती। ये दूरी किसी लड़ाई से भी ज्यादा दर्दनाक थी। मैं समझता था वो अब भी सोच रही थी, क्या मेरा प्यार सच है या सिर्फ गिल्ट। एक दिन दोपहर में एक बूढ़ी दादी दुकान पर आई। वह हमेशा यहां से ब्रेड लेती थी। उस दिन वो कांपते हाथों से एक बड़ा पैकेट लेकर आई। ये मेरे बेटे ने विदेश से भेजा है, खास बिस्किट्स हैं, तुम लोग रख लो। हमने मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। तुम दोनों बहुत अच्छे लोग हो। आजकल ऐसे लोग कहां मिलते हैं। खुश रहना, ठीक है। उन्होंने स्वेई का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में सच्चाई थी। उनके जाने के बाद स्वेई लंबे समय तक वहीं खड़ी रही, पैकेट हाथ में लिए। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मैं दूर से उसे देख रहा था, बिना डिस्टर्ब किए। फिर अचानक वो मेरी तरफ चली आई। उसने बिस्कुट्स मुझे दिए और फिर कोने में रखे पुराने बॉक्स की तरफ इशारा किया। उस बॉक्स में हमारी पुरानी चीजें थीं, हमारी शादी की फोटोज और वो पुराना नोटबुक। मुझे समझते देर नहीं लगी। मैंने जाकर नोटबुक निकाला, धूल झाड़ी और उसे दे दिया। उसने आखिरी खाली पन्ना खोला और लिखना शुरू किया। उसके हाथ अब भी थोड़ा कांप रहे थे, लेकिन हैंडराइटिंग साफ थी। मैंने अपने माँ बाप को सपने में देखा। वो एक उजली जगह पर थे, मुस्कुरा रहे थे। शायद वो तुम्हें दोष नहीं देते। यहां लिखते लिखते उसकी कलम रुक गई। स्याही की एक बूंद गिरकर फैल गई। फिर उसने आगे लिखा, अगर तुम सिर्फ गिल्ट की वजह से मेरे साथ होते, तो जब मैंने पहली बार तुम्हारा ब्रेड लिया था, तुम्हारी आंखों में सिर्फ इंपेशेंस क्यों था, पिटी नहीं। अगर सब गिल्ट था, तो जब मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कहा, तुम इतने देर तक चुप क्यों रहे और तुम्हारे कान लाल क्यों हो गए थे? उसने सिर उठाया। आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक उम्मीद भी थी। वह मुझे अक्यूज नहीं कर रही थी, वह जवाब चाहती थी, एक सच्चा जवाब। मैंने धीरे से कलम उठाई और उसके लिखे के नीचे जवाब लिखना शुरू किया। स्वेई, मैं सच में कोई अच्छा इंसान नहीं हूं। जब मैंने तुम्हारी मदद की, मैंने ज्यादा सोचा भी नहीं था। शायद मेरा मूड अच्छा था, या शायद मैं बस ट्रबल अवॉइड करना चाहता था। जब मैंने तुमसे शादी की, तब भी मुझे नहीं पता था कि यह प्यार है या नहीं। बस तुम्हारे साथ रहकर मुझे शांति मिलती थी। तुम्हारे साथ रहना आसान था, थकाने वाला नहीं। मैंने थोड़ा रुक कर लिखा, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है, मैं तुम्हें रोते नहीं देख सकता।
कोई तुम्हें हर्ट करे ये मैं सह नहीं सकता। जब तुम्हें दर्द होता है तो मैं चाहता हूं वो दर्द मुझे हो जाए। ये सब मेरे पिता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ तुम हो क्योंकि तुम स्वयं हो। अगर गिल्ट की बात करें तो मेरा सिर्फ एक ही गिल्ट है कि मैं तुमसे पहले नहीं मिला और मैं तुम्हें पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मैंने कलम वापस उसे दे दी। वो कुछ देर तक चुपचाप पढ़ती रही। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, दुख भरी लेकिन सच्ची। फिर उसने उसी पन्ने पर लिखा, मैं तुम पर विश्वास करती हूं। उसने कलम रख दी और पहली बार खुद से आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। उस एक स्पर्श ने मेरे अंदर का सारा अंधेरा मिटा दिया। उस रात वो मुझसे पीट करके नहीं सोई। वो मेरी बाहों में सिमट गई जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में लौट आई हो। उसकी सांसें स्टेडी थी, मैं उन्हें सुन रहा था और लगा ये दुनिया की सबसे खूबसूरत धुन है। हम जानते थे घाव अभी भी था और शायद हमेशा रहेगा, लेकिन अब हम उसे साथ लेकर जीना सीख रहे थे और इसी वजह से हमारा रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। कुछ दिनों बाद हमने शहर छोड़ने का फैसला किया, सिर्फ खतरे की वजह से नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के लिए। एक ऐसी जगह जहां अतीत की परछाइयां ना हो। स्वयं ने बिना हिचक हामी भर दी। उसके लिए मेरा साथी उसका घर था। हमने अपनी छोटी सी बेकरी वेगन बेच दी, सामान बांधा और साउथ की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। जब पड़ोसियों को पता चला तो सब हमसे मिलने आए। किसी ने स्नैक्स दिए, किसी ने मिठाइयां। एक बूढ़ी दादी ने स्वयं का हाथ पकड़कर कहा, बेटा अगर कभी कोई तुम्हारे साथ गलत करे वापस आ जाना, मैं हूं ना। स्वयं की आंखें भर आईं। उसने हल्के से सिर हिलाया और जाते जाते उसने दादी के हाथ में अपने बनाए फ्रेश बिस्किट्स रख दिए। रवाना होने से एक रात पहले हम अपने छोटे से कमरे में आखिरी बार सामान समेट रहे थे और उस पर हम दोनों जानते थे यह अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। स्वयं अलमारी के सबसे नीचे से एक मेटल बॉक्स निकाल कर लाई। उसके अंदर उसकी दादी की कुछ चीजें थीं, कुछ पुरानी फोटोज और वो इंश्योरेंस पॉलिसी भी थी जो मैंने कई साल पहले उसके लिए लिखी थी। कागज अब पीला पड़ चुका था लेकिन लिखावट अब भी साफ थी। अगर एक दिन मैं बिल्कुल कंगाल होकर सड़क पर भीख मांगने लगूं तो बस इतना याद रखना कि मुझे एक कटोरी खाना दे देना। उसने कागज को देखा और अचानक मुस्कुरा दी और उसी मुस्कान के साथ रोने लगी। उसने एक पेन उठाया, गंभीरता से पीछे कुछ शब्द लिखे और मुझे थमा दिया। इस जिंदगी में मेरी कटोरी हमेशा तुम्हारे लिए आधी रहेगी। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने उसे खींच कर गले लगा लिया। पक्का, ये एक प्रॉमिस है। जब ट्रेन चली, वो शहर जिसने हमारे इतने दर्द और इतनी मोहब्बत को संभाल कर रखा था, धीरे धीरे खिड़की के बाहर पीछे छूटता गया और दूर होता गया। स्वयं मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। उसका हाथ अब भी मेरी शर्ट के किनारे को कसकर पकड़े हुए था। ट्रेन की खिड़की से आती धूप उसके शांत और सुकून भरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने सिर झुकाकर उसके बालों पर हल्का सा किस किया और आंखें बंद कर लीं। मुझे नहीं पता फ्यूचर हमारे लिए क्या लेकर आएगा, लेकिन जब तक वो मेरे साथ है कोई भी जगह मेरा घर है। आखिरकार हम एक छोटे से कोस्टल टाउन में बस गए। बेकरी बेचने से जो पैसे मिले उनसे हमने एक और भी छोटी शॉप खोली, एक मिठाई की दुकान जिसका नाम रखा लूज दो एंतरदेत्सेर। सांझ की रोशनी स्वयं मिठाइयां बनाती थी और मैं कस्टमर्स संभालता था। जिंदगी सिंपल थी लेकिन पीसफुल। धीरे धीरे वो अपने अंधेरे से बाहर आने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई, लेकिन कभी कभी रात की खामोशी में वो डर कर बुरे सपनों से जाग जाती थी। लेकिन मैं हमेशा वहीं होता था, उसे तुरंत गले लगाने के लिए, उसकी पीठ थपथपाने के लिए, जब तक कि वो फिर से सो न जाए। 1 साल बाद एक दोपहर हम समुद्र किनारे हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। सूरज ढल रहा था और लहरें धीरे धीरे उठ रही थीं। अचानक स्वयं रुक गई। उसने रेत में चमकती हुई किसी चीज की ओर इशारा किया। मैंने उसे उठाया। वो कांच का एक टुकड़ा था जिसे लहरों ने गोल और चिकना बना दिया था और ढलते सूरज की रोशनी में वो गर्म चमक दे रहा था। उसने उसे लिया और रोशनी के सामने लंबे समय तक देखती रही। फिर उसने वो टुकड़ा मेरी हथेली पर रख दिया और मेरी उंगलियां बंद कर दी, जैसे कह रही हो इसे संभाल कर रखना। मैंने मजाक में कहा, ये प्यार का प्रूफ है क्या? उसने जोर से सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। एक और दोपहर मौसम उमस भरा था और दुकान में कम कस्टमर्स थे। स्वयं काउंटर पर अगले दिन के लिए केक का बैटर बना रही थी। मैं कैश काउंटर के पीछे बैठा हिसाब देख रहा था। तभी मुझे एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। मैंने सिर उठाकर देखा। उसका हाथ जिसमें विस्क था रुक चुका था। वो खिड़की के बाहर देख रही थी। बाहर एक पिता अपनी छोटी बेटी को पीठ पर उठाए जा रहा था। बच्ची की हंसी जैसे चांदी की घंटियों की आवाज कांच के पार सुनाई दे रही थी। मैं तुरंत उसके पास गया, लेकिन उसने मेरी ओर नहीं देखा। उसकी नजर उस पिता और बेटी के पीछे पीछे जाती रही जब तक वो मोड़ पर गायब नहीं हो गए। दोपहर की रोशनी में उसका चेहरा थोड़ा फीका लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब इमोशन था, चाह और उदासी का मिला जुला एहसास। मैंने धीरे से उसका हाथ छुआ। वो चौंकी, फिर मेरी तरफ देखकर एक फोर्स्ड स्माइल दी। उसने सिर हिलाया, सब ठीक है। और फिर वो ज्यादा जोर से बैटर मिलाने लगी, जैसे किसी भावना को दबा रही हो। मैं समझ गया वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही थी।
वो बचपन जो हंसी और प्यार से भरा होना चाहिए था, एक खालीपन बन गया था। लिंचू की याद एक जहरीले कांटे की तरह जो धूप भरे दिनों में भी चुभती रहती थी। उस रात दुकान बंद करने के बाद हम पीछे की सीढ़ियों पर बैठे थे। समुद्र की हवा चल रही थी, लहरों की आवाज धीरे धीरे आ रही थी और दूर नावों की रोशनी चमक रही थी। स्वयं चुपचाप मेरे कंधे पर टिक गई। मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसकी हथेली थोड़ी ठंडी थी। मैंने खामोशी तोड़ी। हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। वो हल्का सा सख्त हो गई। उसने उलझन भरी नजर से मुझे देखा। मेरा मतलब तुम्हारे पेरेंट्स से, मैंने धीरे धीरे कहा। चलो उनसे बात करते हैं, उन्हें बताते हैं कि तुम अब ठीक हो, हाँ, और माफी भी मांगते हैं। ये कहना आसान नहीं था। स्वयं कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। डर, संघर्ष और फिर एक फैसला। उसने धीरे से सिर हिला दिया। हमने एक साफ धूप भरी सुबह चुनी, दुकान बंद की और स्वयं ने खुद फूलों का बुके बनाया, सफेद क्रिस्मम और हरे यूस्टोमा। फिर हम शहर के बाहर सीमेट्री पहुंचे। वो बहुत शांत जगह थी। समुद्र की ओर एक पहाड़ी पर हमें एक जॉइंट ग्रेव मिली। कब्र साधारण थी, फोटो धुंधले हो चुके थे। स्वयं धीरे धीरे आगे बढ़ी, घुटनों के बल बैठ गई और बुके रख दिया। उसने उंगलियों से धूल साफ करनी शुरू की। हर मूवमेंट बहुत नाजुक था। वो रोई नहीं, बस चुपचाप साफ करती रही। सूरज की रोशनी उसे एक पवित्र शांति दे रही थी। मैं उसके पीछे खड़ा रहा। काफी देर बाद वो खड़ी हुई, मुझे इशारा किया। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। हवा चल रही थी, हमारे बाल उड़ रहे थे। स्वयं ने साइन लैंग्वेज में कहना शुरू किया, पापा, मम्मी, ये जीनशु हैं, मेरे पति। वो रुकी, फिर आगे बोली, ये मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। हमारी एक छोटी सी शॉप है और मैं बहुत खुश हूं। उसके जेस्चर्स भारी थे लेकिन मजबूत। मुझे पता है ये उनकी गलती नहीं थी। वो और उनके पिता अलग हैं। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी, आंसू लेकिन मुस्कान भी। कृपया इन्हें दोष मत दीजिए और मेरी चिंता मत कीजिए। मैं सच में खुश हूं। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, फिर कब्र की तरफ झुककर कहा, मुझे माफ कर दीजिए और धन्यवाद। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं स्वयं को कभी दुख नहीं होने दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये मेरी पूरी सच्चाई थी। वापसी में स्वयं हल्की लग रही थी, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। वो रास्ते में फूलों की तरफ इशारा करती, एक्साइटेड होकर आइडियाज बताने लगी। इनसे नेचुरल कलर बना सकते हैं। उस दिन के बाद मैंने उसमें बदलाव देखा। उसकी मुस्कान अब और भी सच्ची थी। वो फ्यूचर की बातें करने लगी। दुकान के आगे कौन से फ्लावर्स लगाए, एक्सपैंड करें, और उसने ये भी इशारा किया, शायद हम एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं समझ गया, ये सिर्फ हीलिंग नहीं थी, ये क्लोजर था। हम अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन फ्यूचर चुन सकते हैं। हमने अपनी आधी कटोरी कड़वी यादों को धीरे धीरे खाली किया और जो आधी बची उसमें मिठास भर दी। एक शाम हम समुद्र किनारे बैठे थे, सनसेट देख रहे थे। सांझ का रंग समुद्र पर फैल रहा था। स्वयं ने सिर मेरे कंधे पर रखा और मेरी हथेली पर उंगलियों से लिखना शुरू किया। वो साइन नहीं था, वो लिख रही थी। सांझ का समय, दिल खुशी से भरा हुआ है। मैंने सिर झुकाया और उसे चूम लिया।